हेलो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी 6 प्रश्न दिया है, जिसमें से 5 प्रश्न क्या करना है? हल करना है। तो पहला वाला सवाल है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। बहुपद दिया गया है जिसमें हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, उसे उसकी सत्यता क्या-क्या करना है? जाँच करना है। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 - 7x। इसको देखिए हम द्विघात बहुपद है, इसको हम बनाएँगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो इसको 7x यहाँ आ जाएगा, यानी 6x² - 7x - 3। अब इसका हम गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? 6 और 3 का गुणा करेंगे, यानी x स्क्वायर का जो गुणांक होता है अचर पद, 6 त्रिक 18 माइनस 18 हो गया। गुणा करने पर माइनस 18 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस 7 आए। हमें क्या मिला? 9 दूनी 18, माइनस 9 प्लस 2 गुणा करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा और माइनस 9 में से 2 घटा देंगे तो माइनस 7 भी आ जाएगा। यानी 7x को बीच वाले पद को हटा देंगे, इसकी जगह पर माइनस 9x प्लस 2x रखेंगे। बाकी ये और ये वाला ऐसे उतर जाएगा। फिर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3x, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। जब 3x कॉमन यानी 3x कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है, ये x भी बाहर हो गया है और यहाँ 3x बाहर हो गया तो 3x बाहर हो गया तो 3 बचेगा केवल, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा, यानी 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस दोनों पदों में क्या मिल रहा है कॉमन? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 तो ये आ जाएगा बाहर। इसके पास क्या बचा? 3x, 3x और प्लस 1 बचा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा गुणनखंड इस बहुपद का। अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्यकों के लिए यानी शून्यकों के लिए क्या करेंगे? इसका मान शून्य रखेंगे, यानी 6x² - 3 और माइनस 7x का मान क्या होगा? शून्य। जब इसका मान शून्य होगा तो इसका जो गुणनखंड आया है ये क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या होगा? 3 उधर जाएगा प्लस में जाएगा, 2 गुणा के रूप में इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। 3/2 यानी x का मान कितना आ गया? 3/2। ये हमारा शून्य निकल गया 1। दूसरा देखिए 3x प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 और 3 आएगा नीचे बटा हो जाएगा। यानी दूसरा शून्य क्या निकल गया? -1/3 हो गया। आगे देखिए सत्यता की जाँच। अब इनके जो शून्यक हैं, इनके गुणांकों की क्या करेंगे? सत्यता की जाँच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शून्यक क्या है हमारा? 3/2 और -1/3। तो शून्यकों का योग क्या होता है? ये हमारा पहला, ये दूसरा, इनका योग करेंगे यानी 3/2 प्लस -1/3। इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 -2 और 100 में से 9 है, 9 - 2 यानी 7 और 6 यानी 7/6 आ गया। अब शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है -7। तो ये माइनस पहले से था और एक्स का गुणांक क्या है? -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? वो है 6 बटा 6 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7/6 यानी 7/6 दोनों आपस में बराबर हो गया। इस सत्यता की जाँच हो गई। क्या है? योग वाला। अब देखते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या हमारा है? 3/2 और -1/3। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 3/2 गुणे -1/3, 3 से कैंसल हो जाएगा और -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर शून्य का गुणनफल क्या होता? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता। अचर पद क्या है? -3। अचर पद क्या है? -3 और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6 है। तो -3/6 इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी -1/2। तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2 यानी यहाँ भी जाँच हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला प्रश्न है खां। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x। माना बड़ी संख्या क्या है? x है।
तब छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे x, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना है क्या है? छोटी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या x है, x में 8 का गुणा कर देंगे, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या मिल जाएगा? 8x। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180 अंश। दोनों का अंतर दिया है 180 अंश, तो बड़ी संख्या क्या है? x है, तो x का वर्ग हो गया माइनस छोटी संख्या का वर्ग क्या है? 8x है। तो 8x रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग है 8x, तो इसलिए छोटी संख्या का वर्ग क्या है? 8x हो जाएगा बराबर 180 अंश। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इधर आ जाएगा तो माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम अब गुणनखंड विधि से लगा लेंगे। 180 का गुणनखंड करेंगे, 18 दहा में 180 80, यानी माइनस 18 और प्लस 10, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? माइनस 8, और गुणा करने पर माइनस 180 अंश भी आ जाए 180 अंश 180 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, इसको हटाकर इसके जगह पर गुणनखंड रख देंगे। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस 18 बच जाएगा कि x कॉमन हो गया, और प्लस दोनों में कॉमन 10 मिल रहा है, इसलिए 10 कॉमन हो गया, तो x माइनस 18 बच जाएगा। 10 गुणे 18 बराबर 180 अंश होता है, तो 10 कॉमन करेंगे तो 18 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? x माइनस 18, और यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर प्लस 10 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। ठीक है? x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18, यानी x का मान कितना आ गया? 18 आ गया। दूसरा x का मान देखिए x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 10। अब ये माइनस 10 है, इसे नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या। और पहले हम 18 लेंगे, अतः बड़ी संख्या क्या हो गया? 18, क्योंकि x क्या माना गया है? बड़ी संख्या। अतः बड़ी संख्या क्या मिल गई मुझे? 18। तब छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x यहाँ पर है, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x, x का मान 18 है, तो 8 गुणे 18 हो जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग है, और छोटी संख्या जब निकालेंगे तो इधर वर्गमूल जाएगा, वर्ग क्या करेगा? उधर वर्गमूल कर देगा, और 144 का वर्गमूल प्लस माइनस 12 हो गया। तो छोटी संख्या प्लस 12 और माइनस 12 दोनों भी ले सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या माइनस 10 ले सकते हैं, इस हिसाब से निकालेंगे तो उसका भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या आ गई? 12। इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर देते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ग नंबर है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो किसी वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के किसी व्यास, ये व्यास PQ है, ठीक है ना? अब इसके सिरों पर AB और CD जो रेखाएं स्पर्श खींची गई हैं, दोनों क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि AB समांतर CD। तो दिया क्या है प्रश्न में? वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त का व्यास PQ है। केंद्र O है और व्यास क्या है? PQ है। और वृत्त की स्पर्श रेखाएं APB व CQD है। सिद्ध करना है AB समांतर CD, AB समांतर CD, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति में देखिए, चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उस पर क्या होती है? लंब होती है। जब लंब होती है, इसलिए APO, यानी APO ये कोण बराबर होगा किसके? DQO के बराबर 90 अंश, क्योंकि ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो एक लाइन में हम लिख दिए इसको कि ये जो है इसके, यानी ये भी लंब होती है, ये भी लंब होती है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। वैसे ये भी बराबर होगा, ये भी आपस में बराबर होगा, लेकिन हमें ये बराबर दिखाना है, क्योंकि जो है एकांतर कोण बनेगा। तो इस तरह से ये एकांतर कोण हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। APO को हम क्या लिख सकते हैं? APQ पूरा लिख सकते हैं, APQ, और इसको लिख सकते हैं DQP को DQP पूरा लिख सकते हैं, DQO को DQP लिख सकते हैं, बराबर 90 अंश। क्योंकि ये भी त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, इस पर क्या हो जाएगी? लंब है। ये स्पर्श बिंदु है, इस पर त्रिज्या क्या हो जाएगी? लंब। तो यहाँ भी लंब हो जाएगी, यहाँ भी लंब हो जाएगी, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। इस तरह से यह एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो AB समांतर CD हो जाएगा। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया और एकांतर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समांतर। जब समांतर रहेगा तो एकांतर आपस में बराबर, और जब एकांतर बराबर हो गया, बराबर कैसे हुआ? 90 अंश से, ठीक है ना? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? समांतर। इस तरह से AB समांतर CD, यही सिद्ध करना है।
अब प्रश्न नंबर 2 में 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब प्रश्न नंबर 2 में 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो घा, अंगा और चा। अगले पार्ट में हम अगले वीडियो में लेकर आएँगे, इस 3 प्रश्न का हल।